ऑडोरा में आपका स्वागत है, जहां हर दिन हम आपके लिए नई किताबें लेकर आते हैं। आज की ऑडियो बुक है इक्के होमो। सोचिए जरा, एक ऐसा इंसान जो इतिहास के सबसे क्रांतिकारी विचारकों में से एक गिना जाता है, अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ महीनों में, जब उसका दिमाग हमेशा के लिए खामोश होने वाला था, वो एक किताब लिखता है। ये कोई आम आत्मकथा नहीं है जिसमें बस बचपन से लेकर बुढ़ापे की कहानियां हों। नहीं, ये एक तेज तर्रार पड़ताल है इस बात की कि आप असल में जो हैं वो कैसे बने। समाज क्या चाहता है या दुनिया क्या कहती है, इसकी परवाह किए बिना। ये किताब है फ्रेडरिक नीत्शे की इक्के होमो। इसमें आपको ऐसे विचार मिलेंगे जो आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं, जैसे कि हमारी सेहत और हमारी सोच के बीच क्या गहरा रिश्ता है, नैतिकता के नियमों के पीछे आखिर कौन सी साइकोलॉजी काम करती है, और क्यों असली महानता पाने के लिए भीड़ के खिलाफ अकेले खड़े होना जरूरी हो जाता है। नीत्शे हमें दिखाते हैं कि कैसे बीमारी और अकेलेपन का दौर कमजोरी नहीं बल्कि गहरी ताकत और स्पष्टता का जरिया बन सकता है। वो इस आम धारणा को चुनौती देते हैं कि दुख और पीड़ा सिर्फ एक बुरी चीज है। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कि समाज जिन चीजों को पवित्र मानता है, उन पर सवाल उठाना विनाशकारी नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी क्यों है, और कैसे जिंदगी को अलग अलग नज़रियों से देखना, यानी ताकतवर और कमज़ोर दोनों की निगाहों से देखना, हमें वो अनोखा ज्ञान देता है जो सिर्फ एक तरह की जिंदगी जीने वालों को कभी नहीं मिल सकता। तो चलिए शुरू करते हैं नीत्शे के इस सफ़र को। चैप्टर 1, बीमारी का अनमोल तोहफा। ज्यादातर लोग बीमारी को कैसे देखते हैं? यही ना, कि ये एक बुरी चीज़ है, एक दुश्मन है जिसे जल्द से जल्द हराना है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये नज़रिया हमें एक बहुत बड़े मौके से दूर कर रहा हो? एक ऐसा मौका जो सिर्फ और सिर्फ तकलीफ से गुजरकर ही मिल सकता है। नीचे कहते हैं कि शारीरिक कमजोरी हमें वो चीज़ें सिखा सकती है जो अच्छी सेहत के दिनों में हमेशा छुपी रहती हैं। जब कोई बीमारी आपको महीनों तक बिस्तर पर रहने के लिए मजबूर कर दे, जब आंखों की तकलीफ की वजह से आप पढ़ भी ना पाएं, तो दिमाग अपने आप अंदर की तरफ मुड़ जाता है। ये एक ऐसी मजबूरी वाली शांति है जो भागदौड़ भरी जिंदगी में कभी नहीं मिलती, और इसी अकेलेपन में हमें खुद से बात करने का, खुद को समझने का असली मौका मिलता है। नीत्शे ने पाया कि उनकी जिंदगी का वो दौर जब वो शारीरिक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर थे, असल में वही दौर था जब उनके सबसे जरूरी दार्शनिक विचार पैदा हुए। उनकी एक किताब द डॉन ऑफ डे ठीक ऐसे ही एक दौर में लिखी गई थी। अब मान लीजिए किसी को 3-3 दिन तक भयानक सिरदर्द हो रहा हो, साथ में उल्टियां भी आ रही हों। ऐसी हालत में कोई क्या सोचेगा? शायद यही कि ये दर्द कब खत्म हो। पर नीत्शे को उसी भयानक दर्द के बीच एक अजीब तरह की मानसिक स्पष्टता महसूस होती थी। वो कहते थे कि ऐसे पलों में वो उन गहरी और मुश्किल बातों को भी सोच पाते थे जिन्हें वो सेहतमंद होने पर कभी नहीं सोच सकते थे। उस असहनीय पीड़ा के बीच वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से ऐसे विचारों पर काम करते थे जिनके लिए बहुत ज्यादा गहराई और बौद्धिक सटीकता की जरूरत थी। ये एक अजीब कॉम्बिनेशन था, जबरदस्त तकलीफ और बेमिसाल मानसिक स्पष्टता का। और इसी अनुभव से उनके वो गहरे विचार पैदा हुए जो बाद में उनकी फिलॉसफी का आधार बने। बीमारी हमें एक और चीज सिखाती है, खुद को बचाने की कला। नीत्शे का मानना था कि जिसकी प्रकृति अंदर से सेहतमंद होती है, वो मुश्किल वक्त में इंस्टिंक्टिवली यानी सहज रूप से वही रास्ते चुनेगा जो उसे ठीक होने में मदद करें। वहीं दूसरी ओर एक कमज़ोर प्रकृति का इंसान उन चीज़ों की तरफ जाएगा जो उसे और ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। ये एक तरह का टेस्ट है हमारी अंदरूनी जीवन शक्ति का। नीत्शे ने खुद को ठीक करने के लिए कड़े अनुशासन का पालन किया। उन्होंने अकेले रहना चुना, लोगों की हमदर्दी और देखभाल से दूर रहे और अपनी एक सख्त दिनचर्या बनाए रखी। ये सब दिखाता है कि उनका शरीर और मन बुनियादी तौर पर कितना मजबूत था। उनके लिए बीमारी एक हार नहीं बल्कि एक तरह की शिक्षा थी। उसने उन्हें धैर्य, आत्मनिरीक्षण और तकलीफ में भी अर्थ ढूंढने की कला सिखाई। तो असल बात यह है कि बीमारी को हार की तरह नहीं बल्कि एक अलग तरह की ताकत के रूप में देखना चाहिए।
जो लोग गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों से गुजरते हैं वो अक्सर ज्यादा लचीले, बुद्धिमान और जिंदगी की कद्र करने वाले बन जाते हैं। ये वो गुण हैं जो शायद हमेशा सेहतमंद रहने वालों को कभी न मिले। कमजोरी के उन पलों को बर्बाद हुए समय की तरह देखने के बजाय हमें उन्हें भविष्य की उपलब्धियों के लिए एक जरूरी तैयारी के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि जब आप एक बार ठीक हो जाते हैं तो आपको अपनी अंदरूनी ताकत पर एक नया यकीन होता है कि आप फिर से उठ खड़े हो सकते हैं। चैप्टर 2, शरीर और दिमाग का गहरा रिश्ता। अब जरा सोचिए, हमारी दिमागी ताकत और हमारी रचनात्मकता आखिर ये आती कहाँ से है? हम अक्सर सोचते हैं कि ये सब हमारी मेहनत या टैलेंट पर निर्भर करता है, लेकिन नीचे कहते हैं कि ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। असल में हम कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं, ये बातें तय करती हैं कि हमारा दिमाग अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच पाएगा भी या नहीं। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ आराम या पसंद का मामला नहीं है। ये चीज़ें तय करती हैं कि किसी के अंदर का जीनियस कभी बाहर आ भी पाएगा या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की, यानी क्लाइमेट की। नीचे ने अपने दर्द भरे अनुभवों से ये सीखा था कि मौसम में होने वाले छोटे छोटे बदलाव भी शरीर पर कितना गहरा असर डालते हैं। वो कहते हैं कि वो ट्यूरिन से मिलान जैसे छोटे से सफ़र में भी हवा में नमी के बदलाव को अपने शरीर से महसूस कर सकते थे। उन्हें एहसास हुआ कि 34 साल की उम्र तक वो अपनी पूरी जिंदगी गलत जगहों पर रहे थे। उन जगहों का मौसम उनकी असली क्षमताओं को बाहर आने ही नहीं दे रहा था। वो कहते हैं कि पेट में होने वाली एक मामूली सी सुस्ती भी एक जीनियस को एक औसत इंसान में बदल सकती है। और जर्मनी का मौसम तो ऐसा है कि वो सबसे मजबूत इरादों वाले इंसान के पेट को भी खराब कर सकता है। हमारे शरीर के काम करने की रफ्तार सीधे सीधे हमारी दिमागी तेजी से जुड़ी होती है। इतिहास में जितने भी महान बौद्धिक केंद्र रहे हैं, जैसे पेरिस, फ्लोरेंस, एथेंस, वहाँ की हवा में एक खास बात थी। वो बहुत शुष्क यानी ड्राई थी। ऐसी हवा दिमाग को तेज, हाजिर जवाब और सूक्ष्म बनाती है। मौसम के बाद आती है दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, हमारा खान-पान। नीट्शे के मुताबिक जर्मन खाना किसी भी दिमाग के लिए एक सीधा हमला है। वो कहते हैं कि उनके शुरुआती निराशावादी विचारों की एक वजह लाइप्ज़िग का खराब खाना भी था, जिसने उन्हें जीने की इच्छा छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वो जर्मन खाने की बुराई करते हुए कहते हैं, खाने से पहले सूप, गोश्त को इतना उबाला जाता है कि उसके रेशे रेशे अलग हो जाएं, सब्जियों को चर्बी और मैदे में पकाया जाता है, और मिठाइयाँ तो ऐसी होती हैं जैसे वो कागज़ का वज़न रखने वाला पेपरवेट हों। और इसके साथ खाने के बाद जानवरों की तरह शराब पीने की आदतें, नीट्शे के हिसाब से यही जर्मन बुद्धि के औसत दर्जे का होने का असली कारण है। उनका निष्कर्ष बहुत सख्त था। जर्मन बुद्धि अपच है, वो कुछ भी पचा नहीं सकती। उनके अपने संवेदनशील शरीर के लिए एक ग्लास वाइन या बियर भी जिंदगी को आंसुओं की घाटी में बदल सकता था। सही पोषण का मतलब है अपने पेट की क्षमता को समझना और ऐसा खाना चुनना जो दिमाग की ऊर्जा को बढ़ाए, न कि उस पर बोझ डाले। नीट्शे ने खाने पीने के कुछ सटीक सिद्धांत बनाए थे। वो कहते थे, सारे पूर्वाग्रहों की जड़ें आंतों में होती हैं। एक जगह बैठे रहने वाली जिंदगी पवित्र आत्मा के खिलाफ असली पाप है। ये बातें हमें समझाती हैं कि क्यों बहुत से प्रतिभाशाली लोग कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। वो गलत माहौल में फंसे रहते हैं, ऐसा खाना खाते हैं जो उनकी सोच को धुंधला कर देता है, और वो कभी ये जान ही नहीं पाते कि उनके शरीर और दिमाग को असल में किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसलिए इन शारीरिक ज़रूरतों को समझना किसी भी बौद्धिक ट्रेनिंग जितना ही ज़रूरी है। चैप्टर 3, दो दुनियाओं का ज्ञान। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही नजरिए से जीते हैं। या तो वो हमेशा ताकतवर महसूस करते हैं या फिर लगातार कमजोर। और ये एक तरफा अनुभव इंसान के स्वभाव और उसके मूल्यों के बारे में उनकी समझ को बहुत सीमित कर देता है। वो जिंदगी की पूरी जटिलता को कभी समझ ही नहीं पाते। लेकिन नीट्शे की जिंदगी में कुछ ऐसा था जो उन्हें एक असाधारण नजरिया देता था। वो एक ही समय में डेकेडेंट यानी पतनशील और उसका उल्टा यानी सेहतमंद दोनों थे।
36 साल की उम्र में, जो कि वही उम्र थी जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी, नीचे अपनी जिंदगी के सबसे कमजोर मोड़ पर थे। उन्होंने गहरी कमजोरी को अनुभव किया, लेकिन उनके अंदर की बुनियादी बनावट सेहतमंद थी। इस दोहरी प्रकृति ने उन्हें एक अनोखी क्षमता दी। वो बीमारी को अंदर से समझ सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे एक बीमार इंसान समझता है, लेकिन साथ ही उनके अंदर सेहतमंद रहने की सहज प्रवृत्ति भी मौजूद थी। अपने सबसे बुरे दिनों में भी वो एक वैज्ञानिक की तरह पतन की साइकोलॉजी का अध्ययन कर सकते थे। वो देख सकते थे कि बीमारी हमारे फैसलों और मूल्यों को कैसे बदल देती है। फिर भी उनकी बुनियादी सेहतमंदी ने उन्हें सही इलाज चुनने और आखिरकार ठीक होने में मदद की। उन लोगों के विपरीत जो हमेशा वही चुनते हैं जो उन्हें और नुकसान पहुंचाए। इस एक ही सिक्के के दो पहलुओं को देखने की क्षमता अलग-अलग नैतिक व्यवस्थाओं के पीछे की छिपी हुई साइकोलॉजी को उजागर करती है। सोचिए जरा, जब कोई कमजोर होता है तो उसके लिए कौन से आदर्श सबसे जरूरी हो जाते हैं? आत्म-बलिदान, विनम्रता, अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को दबाना और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर शक करना। ये मूल्य उन लोगों के लिए बिल्कुल सही लगते हैं जिनमें खुद को साबित करने की ताकत नहीं होती। लेकिन जब जिंदगी ऊपर की ओर बढ़ रही हो, जब इंसान ताकतवर महसूस कर रहा हो, तो बिल्कुल अलग मूल्य सामने आते हैं। हिम्मत, विकास, विस्तार और अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को स्वीकार करना। नीत्शे कहते हैं कि इनमें से कोई भी एक नजरिया अपने आप में पूरा ज्ञान नहीं है। असली ज्ञानी वो है जिसने इन दोनों अवस्थाओं को सच में अनुभव किया हो। ऐसा इंसान ये समझबूझकर चुन सकता है कि किस परिस्थिति में कौन सा नजरिया अपनाना है, बजाय इसके कि वो सिर्फ एक ही सीमित ढांचे में फंसा रहे। ये दोहरा नजरिया खास तौर पर तब बहुत कीमती हो जाता है जब हम नैतिकता और संस्कृति से जुड़े सवालों को परखते हैं। पारंपरिक नैतिकता अक्सर पतनशील जीवन के नजरिए को दर्शाती है। वो ऐसे मूल्यों को बढ़ावा देती है जो इंसान की क्षमता को कम करते हैं, बढ़ाते नहीं। इस बात को समझना हमें नैतिक प्रणालियों और उनके प्रभावों का ज्यादा गहराई से मूल्यांकन करने की ताकत देता है। चैप्टर 4, नैतिकता के नकाब के पीछे। अब बात करते हैं नैतिकता की, उन नियमों की जिन्हें समाज सबसे ऊंचा दर्जा देता है। पारंपरिक नैतिक व्यवस्थाएं लगातार ऐसे मूल्यों को बढ़ावा देती हैं जो इंसान की जीवन शक्ति को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर करते हैं। फिर भी इन्हें ऐसे पेश किया जाता है जैसे ये इंसानियत के सबसे बड़े आदर्श हों। नीत्शे के मुताबिक ये इस बात का सबूत है कि हम नैतिकता के स्रोत और उसके मकसद को समझने में एक बहुत बड़ी गलती करते आए हैं। उदाहरण के लिए, निस्वार्थता यानी सेल्फलेसनेस को सबसे बड़ा गुण माना जाता है। लेकिन सोचिए, हर सेहतमंद जीव सबसे पहले अपने अस्तित्व और अपनी तरक्की को प्राथमिकता देता है। ये कोई नैतिक विफलता नहीं है, ये तो बुनियादी जैविक ज्ञान है। फिर भी ईसाई नैतिकता हमें शरीर से नफरत करना सिखाती है। वो प्राकृतिक आत्मप्रेम को बुराई का नाम देती है और व्यक्तिगत इच्छाओं के दमन को आध्यात्मिक उन्नति बताती है। ये शिक्षाएं सीधे सीधे उन सहज प्रवृत्तियों को कमजोर करती हैं जो विकास और उपलब्धि के लिए जरूरी हैं। पाप की धारणा खास तौर पर इसीलिए बनाई गई थी ताकि हमारी प्राकृतिक इच्छाओं को उलझाया जा सके और खुद को बचाने की कोशिश भी शर्मनाक महसूस हो। सेहत के बजाय ये नैतिकता हमें आत्मा के उद्धार का रास्ता दिखाती है, जो अपराध बोध और मोक्ष के उन्माद के बीच एक नर्वस झूलने जैसा है। ये इंसान को मजबूत नहीं बल्कि और कमजोर बनाता है। और जिन शिक्षकों और नेताओं ने इन मूल्यों को बढ़ावा दिया, वो खुद पतन की पैदाइश थे। जिन पादरियों, धर्मशास्त्रियों और नैतिक दार्शनिकों ने पश्चिमी सोच को आकार दिया, नीत्शे के अनुसार वे सभी के सभी पतनशील थे। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कमजोरी को एक सार्वभौमिक कानून में बदल दिया। एक अच्छा आदमी अपनी दुनिया को बनाए रखने के लिए झूठ का सहारा लेता है। उसे हकीकत को वैसे देखने से इनकार करना पड़ता है जैसी वो असल में है, अपने भयानक और संदिग्ध पहलुओं के साथ जिनका सामना करने के लिए ताकत चाहिए। आत्मत्याग की ये नैतिकता अपने व्यक्तिगत अनुभव, मैं बर्बाद हो रहा हूं, को एक सार्वभौमिक आदेश में बदल देती है कि तुम सब बर्बाद हो जाओगे। ये एक तरह से असफल जीवन का सफल जीवन के खिलाफ लिया गया बदला है। इसका नतीजा क्या हुआ?
प्राकृतिक मूल्यों का एक व्यवस्थित उल्टाव, जहां कमजोरी को गुण कहकर सराहा जाता है और ताकत को बुराई कहकर उसकी निंदा की जाती है। इससे एक ऐसी संस्कृति बनती है जो इंसान की तरक्की के खिलाफ काम करती है। ये लोगों को उन्हीं गुणों से नफरत करना सिखाती है जो उन्हें फलने फूलने में मदद कर सकते हैं। इस पैटर्न को पहचानना हमें ये समझबूझकर चुनने की आज़ादी देता है कि कौन से मूल्यों को अपनाना है और किन पर सवाल उठाना है, इस आधार पर कि वे जीवन ऊर्जा को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। चैप्टर 5 अकेले सोचने की हिम्मत। ज्यादातर बौद्धिक काम यानी दिमागी काम असल में नए विचार पैदा करने के बजाय पहले से मौजूद विचारों पर प्रतिक्रिया देना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सच में कुछ नया सोचने के लिए इस भयानक संभावना का सामना करना पड़ता है कि आप पूरी तरह से गलत हो सकते हैं, आपको गलत समझा जा सकता है या समाज आपको अस्वीकार कर सकता है। एक जैसा सोचने का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो विद्वानों के काम में भी घुस जाता है और स्वतंत्र सोच को एक बहुत बड़े साहस का काम बना देता है। एक आम विद्वान प्रतिक्रिया और टिप्पणी के एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जो धीरे धीरे उसकी मौलिक सोचने की क्षमता को नष्ट कर देता है। ऐसे लोग रोज सैकड़ों किताबें देखते हैं, दूसरों के बनाए विचारों पर लगातार हाँ या ना कहते रहते हैं, जब तक कि वे खुद से सोचने की काबिलियत ही नहीं खो देते। नीचे ने देखा कि कैसे प्रतिभाशाली और आज़ाद सोच वाले लोग 30 साल की उम्र तक पढ़ पढ़कर बर्बाद हो जाते थे। वो एक माचिस की तीली की तरह हो जाते थे जिसे चिंगारी पैदा करने के लिए पहले रगड़ना पड़ता है। सुबह सुबह पढ़ना, जब हमारी दिमागी ऊर्जा अपने चरम पर होनी चाहिए, नीचे के लिए पूरी तरह से बुरी आदत है, क्योंकि ये उन घंटों में जब हम कुछ नया बना सकते हैं, हमारे दिमाग को दूसरों के विचारों से भर देता है। ऐसे लोगों में आत्मरक्षा की सहज प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, वरना वो इस बौद्धिक प्रदूषण से खुद को बचाते। असली दार्शनिक काम के लिए उन प्रतिबंधित इलाकों में जाने का साहस चाहिए जहां पारंपरिक ज्ञान कोई रास्ता नहीं दिखाता। नीचे ने अपनी फिलॉसफी को कुछ इस तरह बयान किया। ये बर्फ और पहाड़ की चोटियों वाले क्षेत्रों में एक स्वैच्छिक वापसी है, अस्तित्व में हर उस चीज़ की तलाश करना जिस पर सवाल उठाया जा सकता है, हर उस चीज़ की जिस पर अब तक नैतिकता ने प्रतिबंध लगाया है। इस खोज के लिए उन विचारों के प्रति सहनशीलता विकसित करने की जरूरत थी जिन्हें समाज खतरनाक या अनैतिक मानता है। ज्यादातर लोगों में सत्य, नैतिकता और मानव स्वभाव के बारे में बुनियादी धारणाओं की जांच करने का साहस नहीं होता, क्योंकि ऐसे सवाल उनकी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। एक आदर्श वाक्य है, निटिमुर इन वेटिटुम, यानी हम प्रतिबंधित चीज़ों के लिए प्रयास करते हैं। ये वाक्य सच्ची दार्शनिक काम के इस जरूरी पहलू को पकड़ता है, उन विचारों को सोचने की इच्छा रखना जिन्हें दूसरे सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। स्वतंत्र रूप से सोचने का मतलब बौद्धिक अलगाव को स्वीकार करना भी है। जो व्यक्ति सच में मौलिक निष्कर्षों तक पहुंचता है, उसे अकेले खड़े रहने के लिए तैयार रहना पड़ता है, अक्सर सालों तक, जब तक कि दूसरे लोग उसकी बातों को समझ ना पाएं। इसके लिए सिर्फ बौद्धिक साहस ही नहीं, बल्कि भावनात्मक मजबूती भी चाहिए। अपने विचारों पर विश्वास बनाए रखने की क्षमता, भले ही दुनिया उन्हें अस्वीकार कर दे या उनकी परवाह न करे। ऐसी सोच केवल उन्हीं लोगों के लिए संभव है जो सामाजिक स्वीकृति से ज्यादा सत्य को महत्व देने की ताकत रखते हैं। चैप्टर 6 खुद को पाने का रास्ता। अब आखिरी सवाल पर आते हैं, हम अपनी असली पहचान, अपना सच्चा स्वरूप कैसे खोजें? इसका जवाब है जानबूझकर सामाजिक प्रभावों से खुद को अलग करके और अनुशासन के साथ अपनी भीतरी शक्तियों को विकसित करके। ज्यादातर लोग कभी भी अपने असली मैं से नहीं मिल पाते, क्योंकि वे लगातार दूसरों की राय, उम्मीदों और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से घिरे रहते हैं। ये बाहरी शोर हमें कभी खुद को जानने ही नहीं देता। नीत्शे का पूर्ण एकांत में रहने का अभ्यास उनकी उन क्षमताओं को सामने लाया जिन्हें सामाजिक मेलजोल ने छुपा दिया था। अपने सबसे रचनात्मक दौर में उन्होंने जानबूझकर खुद को सभी जानी पहचानी परिस्थितियों से काट लिया। उन्होंने किसी भी तरह की मेहरबानी, देखभाल या डॉक्टरी मदद लेने से इनकार कर दिया। यह खुद चुना हुआ अकेलापन सिर्फ उनकी पसंद नहीं था, बल्कि एक ज़रूरत थी।
यही एकमात्र तरीका था जिससे वो सामाजिक मांगों के लगातार शोर के ऊपर अपनी खुद की आवाज़ सुन सकते थे। उनकी महान रचना ज़रथुस्त्र इसी गहरे एकांत से निकली थी। उन्होंने इसे एकांत के सम्मान में एक गीत कहा, या शुद्धता के सम्मान में। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि असली सृजन के लिए भीड़ से सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि उनकी निकटता नीत्शे की सोच को दूषित कर देती थी। और इस जरूरी दूरी को बनाए रखने का जरिया है आत्म अनुशासन। नीत्शे का अपने खानपान, मौसम और दैनिक दिनचर्या पर कठोर ध्यान देना कोई जुनून नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक आत्म प्रबंधन था। उन्होंने अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं को पढ़ना सीख लिया था, अलग अलग खाद्य पदार्थों, स्थानों और गतिविधियों के प्रति। वो खुद को एक नाजुक और भरोसेमंद उपकरण की तरह मानते थे, जो बेहतरीन परिस्थितियों का पता लगा सकता था। इसमें शराब को पूरी तरह से छोड़ना, ऐसे खास मौसमों को चुनना जो दिमागी काम को बढ़ावा दे, और ऐसी सख्त दिनचर्या बनाए रखना जो क्रिएटिव काम में मदद करे, न कि बाधा डाले। ऐसे अनुशासन के लिए खुद को एक ऐसे प्रोजेक्ट के रूप में देखना पड़ता है जिसे सावधानी से विकसित करने की जरूरत है, बजाय इसके कि जो भी परिस्थितियां मिले उन्हें बस स्वीकार कर लिया जाए। एकांत और अनुशासन का ये मेल आत्म खोज के लिए वो जगह बनाता है जो सामाजिक जीवन में असंभव है। बाहरी प्रशंसा या भटकाव के बिना व्यक्ति को अपने असली स्वभाव का सामना करना पड़ता है, उसकी ताकत और उसकी सीमाओं दोनों का। इस प्रक्रिया में हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तित्व के उन पहलुओं को उजागर करती है जिन्हें सामाजिक भूमिकाएं आमतौर पर छिपा देती हैं। लेकिन केवल इस ईमानदार आत्म परीक्षण के माध्यम से ही कोई अपनी अनूठी क्षमताओं को खोज सकता है और उन्हें पूरी तरह से विकसित कर सकता है। आपने अभी फ्रेडरिक नीत्शे की किताब एत्से होमो को सुना। ये असाधारण किताब बताती है कि कैसे हमारी शारीरिक परिस्थितियां हमारी बौद्धिक क्षमता को आकार देती हैं, क्यों बीमारी का दौर गहरी ताकत का स्रोत बन सकता है, और कैसे पारंपरिक नैतिकता अक्सर बढ़ती हुई नहीं बल्कि घटती हुई जिंदगी का प्रतिनिधित्व करती है। नीत्शे हमें दिखाते हैं कि सच्चे ज्ञान के लिए ताकत और कमजोरी दोनों का अनुभव करना जरूरी है, जबकि बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए आम सहमति से परे सोचने का साहस चाहिए। हमारी असली पहचान जानबूझकर अपनाए गए एकांत और आत्मानुशासन से उभरती है, साथ ही उस दुर्लभ क्षमता से भी जो तकलीफ को समझ में बदल देती है। नैतिक व्यवस्थाओं के पीछे छिपी साइकोलॉजी को समझकर हम समझबूझकर उन मूल्यों को चुन सकते हैं जो वास्तव में जीवन को बढ़ाते हैं, न कि उन मूल्यों को जो इंसान की क्षमता को कम करते हैं। तो ये थी हमारी आज की किताब। हमें उम्मीद है कि इसके विचारों ने आपको सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। आपको हमारा ये सफ़र कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और दिलचस्प किताब के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडोरा।